नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में यह तीसरा लेक्चर है और हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं 3-4 साल के अंदर, जो भी यूपी के अलग अलग एग्जाम्स में सवाल आए हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। ना सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखेंगे बल्कि उनके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें आ सकती हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अगर क्वेश्चंस आए, डायरेक्टली आए या इनडायरेक्टली आए, तो आप कर सके। 2 वीडियो बन चुके हैं, उम्मीद करता हूं आपने देख लिया होगा। तीसरा वीडियो है और अभी हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। आज ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा बात कर देते हैं इसको, जिससे कि आपको इजी पड़े। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार, यानी कि कौन सी चीज पहले हुई और कौन सी बाद में हुई, जैसे संविधान में उल्लेखित व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन सा, यानी कि संविधान के अंदर जो संविधान की किताब है, पहले कौन सा पार्ट आया, उसके बाद दूसरा कौन सा पार्ट आया, वो बताना है हमें। और जो ऑप्शंस हैं वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इस क्वेश्चन को जानने से पहले मैं एक बात बताऊं आपको कि जब मैंने पिछले साल एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स की लिस्ट दी थी, मैंने उसमें कहा था कि संविधान में 3 चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आर्टिकल से बहुत सारे सवाल आते हैं, यानी कि अधिसूचना जो आपकी है, अनुच्छेद है, उससे बहुत सारे सवाल आते हैं। प्लस आपके जो पार्ट्स हैं, यानी कि जो संविधान की किताब है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, वो कौन कौन से होते हैं वो सवाल आते हैं। जैसे 11 आपको दिखाई दे रहा है सवाल, ठीक है। और आपका अनुसूची यानी कि शेड्यूल, उससे सवाल आते हैं आपको। तो ये तो आपको रटने हैं। अभी अगर रट नहीं पाते हो आप, तो एक कोशिश कीजिए कि अभी से ही चीजों को करने की कोशिश कीजिए कि करें, जिससे कि आपको अंत को याद हो जाए। लेकिन हाँ, मान के चलिए बहुत 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 संभावना होती है कि ये सवाल आ जाए। ये एग्जाम में आप देख लीजिए, पीसीएस में ही आया हुआ है 2022 के अंदर। ठीक है, लिखा हुआ है कि संविधान किताब के अंदर कौन सी चीज कब आती है। तो हमें पता है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र जो है वो फर्स्ट पार्ट है। हमें पढ़ना है, पार्ट में पढ़ रहे हैं, कौन सा पार्ट पहले आता है। तो फर्स्ट पार्ट में आता है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये किसमें आता है? ये होगा 4A में होता है। अब देखिए, 4A का मतलब है, 4 का मतलब होता है डीपीएसपी। ठीक है, 4 का मतलब है डीपीएसपी। ठीक है, लेकिन बाद में संविधान जो संशोधन हुआ उसमें 4A डाला गया। जो आपका संविधान संशोधन होता है उसमें 1976 के अंदर, उसमें ये 4A करके एक मौलिक कर्तव्य डाल दिया जो रशिया से हमने लिया था। और नागरिकता जो होती है वो हमारा दूसरा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, बी जो ऑप्शन है, एक पहला A1 है। ठीक है, ठीक है, 1 है, उसके बाद 3 है, 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 4A आ गया। तो ये बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाता है इसके अंदर। ठीक है, उम्मीद करता समझ में आ गया होगा कि हमें देखना है भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता है। ठीक है, इस तरह से आपको कवर करना है आपको। अब अगला सवाल है, फिर जैसे मैंने कहा ना कि पहला जो हमने कहा कि आर्टिकल्स है, हमने पहले भी वीडियोस में आर्टिकल्स देखा, फिर हमने देखा कि पार्ट्स के ऊपर, अब ये आ गया अनुसूची को, शेड्यूल के बाद। अब शेड्यूल के ऊपर सवाल आ गया, मतलब कि सवाल आते ही रहता है और ये भी पीसीएस 2022 के सवाल है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं कि आप, अगर आपको चीजें रटी नहीं जाती हैं तो कोशिश कीजिए कि वो अभी से ही, खासकर आपका जो आर्टिकल्स है उन्हें अभी से ही आप देखना शुरू कर दो। सवाल है कि आपको मैथ फॉलो करनी है और अनुसूची इधर दी हुई है 3, 4, 7, 8 को, और ये विषय कौन कौन से वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला जो थर्ड जो आपका तीसरी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है आपकी शपथ से। देखिए, शपथ यानी कि ओथ से संबंधित है। ओथ यानी कि जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, एमएलए, एमपी, उनका परफॉर्मा क्या रहेगा, यानी उनका जो तरीका है वो किस तरह से, कि वो कौन सा शपथ लेते हैं, किस तरह से लेते हैं। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इंपॉर्टेंट, पद और गोपनीयता की 2 शपथ होती है, पद की भी और चीजों को सीक्रेट रखने की भी शपथ होती है। जब इसी टॉपिक को हम थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे तो हम ये समझते हैं। अब जो राष्ट्रपति या गवर्नर होते हैं उनकी जो ओथ है वो थोड़ी अलग होती है। जो ये एमएलए, एमपी होते हैं उनकी ओथ अलग होती है, इनके पद और गोपनीयता की शपथ होती है। वहीं राष्ट्रपति, गवर्नर की जो शपथ होगी वो क्या होगा? वो होगी संविधान की रक्षा करने की शपथ होती है। ठीक है, तो ये पहला आ गया। तो थर्ड अनुसूची में शपथ और का प्रारूप आ गया, ये परफॉर्मा आ गया। एक सवाल और बात है कि इसमें पूछा था कि कई बार पूछा गया कि थर्ड शेड्यूल के अंदर किस पद की जो है वो नहीं है, किस पद के लिए परफॉर्मा नहीं है? तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के लिए हमें उनके जो आर्टिकल्स है उसमें दिया गया है। कभी भी कई बार सवाल आ चुका है कि थर्ड अनुसूची के अंदर राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी सभी का प्रारूप दिया गया, राष्ट्रपति के लिए उनके अनुच्छेद में दिया गया हुआ है। ध्यान है, ये देखिए, बहुत कई बार सवाल आता है, इसमें रिपीट कर रहा हूं आपको यहां पर मैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका कि
फोर्थ अनुसूची, तो फोर्थ अनुसूची जो है वो राज्य विधान परिषदों में स्थानों का बंटन की बात करती है कि भाई जो राज्यसभा है उसके अंदर किस किस राज्य से कितनी सीट्स जाएंगी, ये बताती है आपको। ठीक है, सातवीं अनुसूची जो है, इनफैक्ट आठवीं अनुसूची जो है वो भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो भारत की कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है? लगभग 22 ऑफिशियल लैंग्वेज फिलहाल हैं। ठीक है, ओरिजिनल 14 थी, अब 22 हो गई हैं। 3 बार अमेंडमेंट हुआ है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग भाषाएं ऐड की गई हैं। अभी हम समझेंगे इस बात को। सातवीं अनुसूची जो है वो संसद और राज्य विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई जाने वाली विधियों की विषय सूची है। यानी कि इसमें क्या है, इसमें लिस्ट की बात करते हैं। जैसे हमने पढ़ते हैं ना कि 3 तरह की लिस्ट होती है, आपकी हो गई, आपकी यूनियन लिस्ट हो गई, फिर आपका स्टेट लिस्ट हो गई और आपकी कॉन्करेंट लिस्ट हो गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया कि ये लिस्ट का मतलब ये होता है कि किसके पास कौन से मुद्दे पर कानून बनाने की पावर है। यानी अगर यूनियन लिस्ट की बात करते हैं, संघ की सूची की बात करते हैं, तो इसमें जो जो सब्जेक्ट दिए गए होंगे, जो जो विषय दिए गए होंगे, उस पर सेंटर कानून बना सकता है। स्टेट के लिए जो जो विषय दिए गए होंगे उस पर स्टेट सिर्फ स्टेट बना सकता है। कॉन्करेंट के ऊपर दोनों ही बना सकते हैं, दोनों ही बना पाएंगे, ये भी बना सकता है, ये बना सकता है। लेकिन अगर कोई विवाद हो जाए इसमें और इनके कानून में, तो हमेशा जीत इनकी ही होती है। ठीक है, तो आपको समझना है। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि थर्ड अनुसूची जो है वो शपथ से है, चौथी वाली जो है वो आपके राज्यसभा में जो पोस्ट पदों से सीट से है, सातवीं अनुसूची जो है वो आपकी लिस्ट से है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और आपकी स्टेट लिस्ट, और आठवीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से है ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका जो हो गया वो सी राइट हो गया आपका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल देवनागरी लिपि में लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है। अब देखिए समझने वाली बात है, यहां 2-3 चीजें समझते हैं पहले, उसके बाद आंसर पढ़ेंगे। यहां पे लिख रहे हैं लिपि। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भाषा एंड लिपि? भाषा और लिपि में क्या फर्क है? ठीक है, या एक चीज और आती है और जोड़े, बोली, भाषा, बोली, लिपि में क्या फर्क है? तो पहले भाषा समझते हैं। अब इसे मैं बोलता हूं कि मैं जा रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो मैं बोला उसको मैंने किस लिपि में लिखा? एक तरीका तो ये हो गया, या एक तरीका ये हो सकता है कि मैं जा रहा हूं। मैंने बोला लेकिन 2 अलग अलग तरीके से लिखा हमने, और उर्दू में हो या पंजाबी उसमें भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तमिल में लिख सकते हैं। तो भाषा लगा, जो बोलना हो गया भाषा हो गया, और जो लिखा गया किस तरह से लिखा गया है वो उसे कहते हैं लिपि। किस तरह से लिखा गया है, तो अगर इस तरह लिखोगे तो उसे बोलेंगे देवनागरी लिपि, और इससे लिखोगे तो ये अंग्रेजी लिपि हो गई आपकी। तो भाषा इंग्लिश है, भाषा हिंदी है, लिखा किसमें है वो लिपि आती है। तो हिंदुस्तान के अंदर जब आप फॉर्म भरते हो अपना, तो वहां पर लिखते क्या आपको देवनागरी लिपि का ज्ञान है, क्या आपको देवनागरी लिपि क्या है उसका ज्ञान है? आप लिखो हाँ भाई हमें ज्ञान है, हम यूपी से हैं, हमने पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो भाषा और लिपि में ही फर्क है। एक आती है बोली और भाषा में फर्क ये होता है कि भाषा का साइज बड़ा होता है, उसका लिटरेचर बहुत मजबूत होता है, और बोली अमूमन एक छोटे से इलाके में ही बोली जाती है। मतलब छोटे इलाके में, बहुत छोटा नहीं लेकिन ठीक ठाक सा इलाका, लेकिन उसका साहित्य कम होता है, उसको कुछ ही लोग कुछ ही स्थानों पर बोलते हैं, लेकिन भाषा थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लेवल का मामला रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल जो पूछ रहे हैं कि हमारे कौन से आर्टिकल के अंदर ये बोला गया है कि हिंदी के लिए देवनागरी लिपि होनी चाहिए, तो यह आर्टिकल 343। देखिए ये मैंने आपसे पहले कहा कि तीनों ही सवाल आ चुके हैं। आर्टिकल को लेकर सवाल आ गया है, शेड्यूल को लेकर सवाल आ चुका है, और पार्ट को लेकर सवाल आ चुका है, और ये आपको सब के सब जो है याद करने हैं आपको। तो यहाँ पर आर्टिकल 343 के तहत जो है आपको यहाँ पर जो है इसमें बताते हैं क्या नाम है कि देवनागरी लिपि जो है भारत की हिंदी की को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देती है। और ये अनुच्छेद 17 में इसके अंदर है, 343 से 351 के राजभाषा संबंध में व्यवस्था की गई है। भाषा से संबंधित आता है इसके अंदर, जब आप पार्ट्स की बात करते हैं उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की अनुच्छेद 371। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है, विशेष प्रावधान। ठीक है, नीचे दिए गए राज्यों में कौन इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है? अब हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज आर्टिकल 371। यहां पर ये बोल रहे हैं कि आर्टिकल 371 के तहत कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें कि उनके जो भी बैकवर्ड या ट्राइबल्स इलाके हैं वहां पर उनको ज्यादा पावर दी गई है कि वो अपने उन ट्राइबल्स या
जनजातीय लोगों की ज्यादा बेहतर तरीके से वेलफेयर कर सकें। कुछ राज्यों में ऐसा रखा गया है। अमूमन वो राज्य जिसमें ट्राइबल्स नहीं है ज्यादा, जैसे यूपी हो गया, नहीं है, वो 371 में उनका कोई विशेष प्रावधान नहीं है। ठीक है, अमूमन यही है जिसके ज्यादा ट्राइबल्स होते हैं उसका ही है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप कि महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तो आप देखिए केरल में बहुत ज्यादा ट्राइब्स नहीं होते हैं, अगर होंगे भी तो थोड़े बहुत है, लेकिन वो इतने नहीं हैं। लेकिन आप देखते हैं महाराष्ट्र में बहुत ट्राइब्स है, गुजरात में बहुत ट्राइब्स हैं। ठीक है, इसलिए विशेष प्रावधान किया गया है। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ यार, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये सवाल आता है। पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आर्टिकल 371 के तहत कुछ राज्यों में विशेष इंतजाम किया गया है, प्रावधान किया गया है कि आप अपने राज्य के जो ट्राइबल्स इलाके हैं, ट्राइब्स हैं, उनको आप विशेष अटेंशन दो। ठीक है, तो वही 371 के तहत अलग अलग, जैसे 371 हो गया, 37A हो गया, 37B हो गया, 37C हो गया, अलग अलग राज्यों को ये बात बोली गई कि आप ध्यान रखो। इस क्वेश्चन के तहत तो केरल जो है वो वहां पे कोई नहीं आता इसके तहत। ठीक है, केरल में कोई आपका विशेष प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और बियॉन्ड लेके जाए, थोड़ा सा और इसको लेके जाए, जैसे कि मैं आपको ये आप देख रहे हैं इन किन किन राज्यों को ये विशेष सुविधाएं मिल रही, तो ये सवाल ये बन जाता है आपका। ठीक है, ये आप जैसे देख रहे हैं कि आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात हो जाते हैं। ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है बहुत कई बार सवाल आता है कि सिर्फ मैच द फॉलोइंग में यही आ जाता है, सिर्फ यही आ जाता है। ठीक है, वो सवाल तो आया ही हुआ है, लेकिन इसको बस और बड़ा कर रहा हूं कि आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात हो जाता है, 37A में नागालैंड हो जाता है, 37B में असम हो जाता है, C में मणिपुर हो जाता है, D और E में आंध्र प्रदेश हो जाता है, F में सिक्किम हो जाता है, G में मिजोरम हो जाता है, H में आंध्र प्रदेश हो जाता है, I में गोवा और बाद में कर्नाटक हो जाता है। ये आपको याद करना है, इसलिए ठीक से याद। वो क्वेश्चन तो था, वो तो था ही, लेकिन कई बार इसके ऊपर मैच द फॉलोइंग के सवाल बनते हैं, तो प्लीज 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 इसको अभी से ही पढ़ना शुरू करें। याद रह नहीं पाता, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, याद करिएगा। और जाते जाते बताओ आर्टिकल 370 के बारे में क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आर्टिकल 370 में क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, क्या किससे संबंधित है आर्टिकल 370। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून, क्या बोलता है कि कौन सा, ये बोल रहा है कि कौन सा आर्टिकल यह प्रावधान करता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून, मैंने सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी कानून बनाया है, घोषित किया है, भारत के सभी क्षेत्रों के भीतर, सभी न्यायालयों में, सभी भारत क्षेत्र के अंदर जितने भी न्यायालय हैं उन सब पर बाध्यकारी होगा। ये कौन आर्टिकल बोलता है? पहले सवाल समझते हैं क्या बोल रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या है? देखिए, हमारे देश में जो राज्य हैं सेंटर है, यानी कि फेडरल पॉलिटिकल मैटर में, पॉलिटिकल मैटर के अंदर, ठीक है, हमारा सिस्टम फेडरल है। फेडरल का मतलब क्या होता है कि कुछ पावर सेंटर को होगी और कुछ पावर्स आपकी स्टेट्स को होंगी। मानते हैं, हमने पढ़ा अनुसूची 7 के अंदर लिस्ट की प्रावधान है, कुछ सेंटर बनाएगा, कुछ आपका विधानसभा बना देंगे। ठीक है, तो इसे फेडरल सिस्टम की कुछ पावर इसको, कुछ पावर इसकी, दोनों के अपने अपने फर्क आ जाता है। लेकिन अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं, लेकिन हम जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट सबसे हेड में होता है, उसके नीचे अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट होता है, उनके नीचे जो भी कोर्ट, जितने भी प्रकार के ट्रिब्यूनल जो भी होते हैं वो सब जो हैं इसके अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि एक यूनिटरी सिस्टम है। यहां पर ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट अलग काम करेगा और सुप्रीम कोर्ट अलग काम करेगा, या गुजरात हाई कोर्ट अलग काम करेगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट सबका बॉस है और सब उसके नीचे आते हैं। इसे सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा सबको मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। ये यहां पर तो यहां पर यही पूछा कि किस आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल 141 में यह बात बोला गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ भी बोल देता है, सभी कोर्टों को वो मानना ही पर बाध्यकारी है, उससे आप अलग नहीं हो सकते। ठीक है, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार सवाल एग्जाम में आया भी है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि 1993 में, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8th अनुसूची, हमने पहले क्या पढ़ा था, 8 अनुसूची क्या है, भाषाओं संबंधित है। ठीक है,
जैसे मैंने कहा था कि 14 भाषाएं मूल भाषा थी, यानी जब मूल संविधान आया था, मूल संविधान का मतलब क्या हो गया कि 26 जनवरी 1950 को जो पारित हुआ था उसे मूल संविधान कहते हैं। उसके बाद अलग अलग समय पर 3 बार ऐसा हुआ है कि अलग अलग भाषाएं ऐड हुई हैं। ठीक है, पढ़ेंगे कौन कौन सी भाषाएं ऐड, क्योंकि एग्जाम में वो आता है। ठीक है, तो ये पूछा गया कि इसमें 1993 यानी कि जो आखिरी बार जो ऐड हुए थे उसमें कौन सी भाषा वो जो अनुसूची नहीं थी। तो इसको थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझते हैं, इसको यहाँ समझते हैं। इसके लिए मैं आपको बना रखा है कि आप जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये अमेंडमेंट्स हैं। 21वां अमेंडमेंट जो हुआ था, ठीक है, वो जो है उसमें सिंधी भाषा ऐड कर दी गई थी। 21st अमेंडमेंट के अंदर जो है वो सिंधी भाषा ऐड की गई थी। 71 वाले में दोबारा हुआ था, इसमें 3 लैंग्वेज जोड़ी गई थी, इसमें मणिपुर, कोंकणी और नेपाली थी। ठीक है, और 92 में 92 संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 4 लैंग्वेज होती, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं, तो यानी कि 8 भाषाएं अभी तक जोड़ी जा चुकी हैं। 8 भाषाएं जोड़ी, इसीलिए 14 मूल में थी, 8 बाद में आई, तो ये 22 भाषाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां मिला 22 भाषा कौन सी हो गई? आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। ये भाषाएं जो हैं वो आपकी जो है 22 भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। और ओरिजिनल लैंग्वेज के 14 भाषाएं हुआ करती थी। ठीक है, अच्छा, यहां पर उम्मीद करता है समझ में आ गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या भाषा की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें कुछ भाषाएं आपको जैसे कि कन्नड़ा। कन्नड़ा भाषा कहां किस किस जगह बोली जाती है? कर्नाटक में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोंकणी, ये कोंकणी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? किस राज्य में बोली जाती है? तो कोंकणी जो है वो गोवा में बोली जाती है। कोंकणी कहां बोली जाती है? गोवा में। गोवा का इलाका जो है, अगर इसको ज्योग्राफी से करें तो यहाँ पे देखिए, ये इंडिया का नक्शा हो गया, तो ये मान लीजिए महाराष्ट्र हो गया, लेट्स सपोज। ठीक है, तो यहाँ पर और ये कर्नाटक हो गया, तो ये जो बेल्ट है, याली बेल्ट है, इसे हम बोलते हैं कोंकण, इसे बोलते हैं कोंकण। तो इस बेल्ट पे ये भाषा बोली जाती है। आपका गोवा हो गया, उसके आसपास का इलाका हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, कर्नाटक में हो गया, तो कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है, नीचे का जो ये इलाका है, इसे बोला जाता है मालाबार। क्या बोला जाता है? मालाबार। ठीक है, और ये इलाका जो है इसे बोला जाता है कोरोमंडल। कोरोमंडल बोला जाता है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर आपको दिखती है। मलयालम केरल की भाषा है, मणिपुरी मणिपुर की भाषा है, मराठी पता है, नेपाली नेपाल की भाषा है। अब आपको नेपाल तो अलग है, इंडिया अलग है। तो भैया अगर यहाँ बात करते हैं इंडिया की, नॉर्थ इंडिया की, तो ये नेपाल मान लो है। तो ये जो इलाका है जो से जुड़ा हुआ इलाका है, खास इलाका है, यहाँ भले वो नेपाल का कुछ हिस्सा, नेपाल के अंदर कुछ इंडिया का है, लेकिन वो पूरे हिस्से में, वो पूरा क्षेत्र जो देखते थे, जो कुछ नेपाल का कुछ इंडिया का, जहाँ पर कुछ लोग हैं, गोरखा वोरखा जैसे लोग हैं, वो सब नेपाली भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो नेपाली भाषा सिर्फ नेपाल में नहीं बोली जाती, वो इंडिया में भी, इंडिया के क्षेत्र में बोली जाती है। जो गोरखा वगैरह सब है वो नेपाली भाषा ही का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप उड़ीसा का हो गया, पंजाबी हो गया, संस्कृत हो गया, सिंधी। सिंध कहाँ है भाई? सिंध तो पाकिस्तान के अंदर है, सिंध तो पाकिस्तान के अंदर है, इंडिया तो भाई सिंध जो है, यहाँ पर देखिए, ये गुजरात हो गया, तो ये इलाका जो है सिंध का इलाका है। अब जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत सारे जो सिंधी थे वो इंडिया आ गए थे, तो वो इसीलिए उनको ये भाषा हमने ऑफिशियल लैंग्वेज में डाल दी है उनके लिए। ठीक है, और आपका फिर आप गया तमिल, तेलुगु। तेलुगु कहाँ की? तेलुगु आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। उर्दू तो खैर पता ही है वो। बोडो असम के साइड की है। ठीक है, असम के आसपास के इलाके की है। संथाली आपकी मध्य प्रदेश की है। बोडो जो है आपकी असम के आसपास आ जाती है, संथाली आपकी मध्य प्रदेश में आ जाती है। ठीक है, खासकर, और जगह बोलती थी खासकर। मैथिली जो है वो आपकी बिहार में आ जाती है। डोगरी आपकी हिमाचल और उत्तराखंड में आ जाती है। ये बोला जाता है इसके अंदर। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि भाषाएं कौन सी भाषाएं किस राज्य में है, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिल पाए, क्योंकि कई बार नाम से पता नहीं लग पाता कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जा रही है। चलिए, ये तो फिर बाद में करूंगा, अभी आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।